नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम कक्षा 8 की विषय सामाजिक की किताब सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 5वां, जिसका शीर्षक है हास्यकरण की समझ, पढ़ने जा रहे हैं। हास्यकरण की समझ ये क्या होता है? देखिए, सामाजिक रूप से हास्य पर होने का क्या मतलब होता है। आप कॉपियों के जिन पन्नों पर लिखते हैं उनकी बाईं ओर खाली जगह होती है जहां आमतौर पर लिखा नहीं जाता। उसे पन्ने का हाशिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाशिया। कुछ ऐसा ही समाज में भी होता है। हाशियाई का मतलब होता है कि जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। क्या कह रहे हैं? जिसे किनारे या हाशिए पर ढकेल दिया गया हो। ऐसे में वह व्यक्ति चीज़ों के केंद्र में नहीं रहता। ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपने अपनी कक्षा या खेल के मैदान में भी कभी न कभी महसूस किया होगा। अगर आप अपनी कक्षा के ज़्यादातर बच्चों जैसे नहीं हैं, यानी अगर संगीत या फिल्मों में आपकी रुचि अलग तरह की है, अगर आपका बोलने का ढंग औरों से अलग है, अगर आप औरों की तरह गपशप में ज़्यादा मज़ा नहीं लेते, अगर आप वो खेल नहीं खेलते जो ज़्यादातर बच्चे खेलना चाहते हैं, अगर आपका पहनावा अलग तरह का है, तो इस बात की गुंजाइश बढ़ जाएगी कि आपके संगी साथी आपको अपने बीच का ही नहीं समझ मानेंगे। इस तरह आप अक्सर ये महसूस करते हैं कि आप औरों से अलग हैं। गोया आपकी कई बात, आपके एहसास, अपनी सोच और आपका व्यवहार सही नहीं है या औरों को पसंद नहीं है। कक्षा की तरह समाज में भी ऐसे समूह या समुदाय हो सकते हैं जिन्हें इस तरह की बेदखली का एहसास रहता है। उनके हास्यकरण की वजह यह हो सकती है कि वे एक अलग भाषा बोलते हैं, अलग रीति रिवाज अपनाते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म के हैं। वे अपनी गरीबी के कारण सामाजिक हैसियत में कमतर माने जाने की वजह से और शेष लोगों के मुकाबले कमतर मनुष्य के रूप में देखे जाने की वजह से खुद को हाशिए पर महसूस करते हैं। कई बार आशियाई समूह के लोग दुश्मनी और डर के भाव से भी देखते हैं। फासले और अलग थलग किए जाने का ये एहसास समुदायों के संसाधनों और मौक़ों का फ़ायदा उठाने से रोक देता है। फलस्वरूप आशियाई समुदाय अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में चूक जाते हैं। उन्हें समाज के ऐसे ताकतवर और वर्चस्वशाली तबकों के मुकाबले शक्तिहीनता और पराजय का एहसास रहता है, जिनके पास ज़मीन है, धन दौलत है, जो ज़्यादा पढ़े लिखे और राजनीतिक रूप से ज़्यादा ताकतवर है। इसका मतलब यह है कि हास्यकरण किसी एक ही दायरे में महसूस नहीं होता। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक सभी दायरे समाज के कुछ तबकों को हाशियाई महसूस करने के लिए विवश करते हैं। इस अध्याय में आप दो ऐसे समुदायों के बारे में पढ़ेंगे जिन्हें आज भारत में सामाजिक रूप से हाशिए पर माना जाता है। आदिवासी और हास्यकरण। दिल्ली में एक आदिवासी परिवार सोमा और हेलेन दादाजी के साथ बैठकर टेलीविजन पर गणतंत्र दिवस की परेड देख रहे हैं। अरे देखो, आदिवासी की नाव। दादू, ये आदिवासी को हमेशा नाचते गाते क्यों दिखाते हैं? उसके बाद क्या कह रहा है? जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो उड़ीसा में हमारा गांव बहुत खूबसूरत हुआ करता था। हमें अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें अपनी ज़मीन और जंगलों से मिल जाती हैं। हम भी अपनी धरनी, जंगलों और नदियों की बहुत कदर करते हैं। हाँ, क्या हमारे बारे में वो और कुछ भी नहीं जानते? सही कहा तुमने, आदिवासी की दुनिया बहुत समृद्ध है। ज़्यादातर लोगों को इस बात का कुछ पता ही नहीं है। तभी आसान हमें बताया गया कि ये जंगल हमारे नहीं है। वन विभाग के अफसरों और ठेकेदार ने बहुत सारा जंगल साफ कर डाला। अगर हम जंगलों को बचाते तो ये हमारी पिटाई करते थे, हमें अदालत में घसीटा जाता था। वहाँ ना तो हमें वकील मिलता था और ना हम अपना मुकदमा खुद लड़ सकते थे। तो फिर आपने अपनी जान कैसे बचाई? फिर अफसर आए, उन्होंने कहा कि हमारी ज़मीन के नीचे लोहे के भंडार है, वे उसे निकालना चाहते थे। उन्होंने बड़े बड़े वादे किए, कहते थे कि अगर हम अपनी ज़मीन उन्हें बेच दें तो वे हमें नौकरी और पैसा देंगे। कुछ गांव वाले बहुत खुश हुए, कुछ को लगता था कि इससे हमारी ज़िंदगी तबाह हो जाएगी। कुछ ने तो कागज़ों पर अंगूठे के निशान भी लगा दिए। उन्हें पता ही नहीं था कि अंगूठे का निशान लगाकर वे अपनी ज़मीन बेच रहे हैं। मुट्ठी भर लोगों को उन्हें छोटी मोटी नौकरी पर रख लिया, लेकिन ज़्यादातर लोगों ने अपनी ज़मीनें नहीं बेची। हम में से बहुत सारे लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े। आसपास के कस्बों में जो काम धंधे समय समय पर मिल जाते वो हम उन्हें करने लगे।
उसके बाद देखिए तब उन्होंने हमारे साथ मारपीट शुरू कर दी। वे हमें तरह तरह के से धमकाने लगे। आखिरकार उन्होंने सबको अपने पुरखों की ज़मीन बेचने और छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। हमारी पूरी जीवन शैली का रातों रात नामो निशान गायब हो गया। ओ दादू, अरे! और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार, ओ दादू, और हमारी ज़मीन, उसका 30 एकड़ ज़मीन के बदले ठेकेदार से हमें बस थोड़ा सा पैसा मिला। मैं अपने ज़्यादातर दोस्तों से उसके बाद फिर कभी नहीं मिल पाया। शहर में वे पैसे मुश्किल से थोड़े दिन चले। हमारे पास रोजी रोटी का कोई साधन नहीं बचा। अब हम सब किराए पर एक कमरे के मकान में रहने लगे। अपनी बेखौफ जिंदगी और उस खुले माहौल की हमें बहुत याद आती थी। कुछ साल बाद तुम्हारे पिताजी को दिल्ली में नौकरी मिल गई और हम वहाँ से चले आए। ये बड़े कठिन दिन भरे थे, इसलिए तुम दोनों को भी हम कई साल तक स्कूल नहीं भेज पाए। मुझे स्कूल जाने से नफरत थी। हम पढ़ाई में इतने पीछे थे कि सारे बच्चे हमारा मजाक उड़ाते थे। हम घर में संथाली भाषा में बोलते थे, इसलिए हिंदी में बात ही नहीं कर पाते थे। लेकिन अब हमारे कुछ दोस्त बन गए हैं। मैं थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी बोल लेती हूँ। काश मैं अपने दोस्तों को अपना गांव बर्बाद होने से पहले दिखा सकता। तुम लोग अभी भी उन्हें अपने गांव के बारे में बता सकती हो। इससे वे काफ़ी कुछ सीख सकते हैं। फिर देखिए एक दिन मैं अपनी यानी आदिवासियों की कहानी पर एक फिल्म बनाऊंगी। तो अभी आपने पढ़ा कि इस तरह दादू को उड़ीसा का अपना गांव छोड़ना पड़ा। दादू की कहानी हमारे देश के लाखों आदिवासियों की कहानी से मिलती जुलती हैं। इस समुदाय के आशिकन के बारे में आप इस अध्याय में और विस्तार से पढ़ेंगे। अब ये आदिवासी कौन लोग हैं? तो आदिवासी शब्द का मतलब होता है मूल निवासी। ये ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों के साथ जीते आए हैं। किसके साथ? जंगलों के साथ। आज भी उसी तरह जी रहे हैं। भारत की लगभग 8% आबादी आदिवासियों की है। देश के बहुत सारे महत्वपूर्ण खनन और औद्योगिक क्षेत्र आदिवासी इलाकों में हैं। जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो और भिलाई का नाम आपने सुना होगा। आदिवासियों की सारी आबादी एक जैसी नहीं है। भारत में 500 से ज़्यादा तरह के आदिवासी समूह हैं। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उत्तर पूर्व के अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा आदि राज्यों में आदिवासियों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। अकेले उड़ीसा में ही 60 से ज़्यादा अलग अलग जनजाति समूह में रहते हैं। आदिवासी समाज औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं क्योंकि उनके भीतर ऊंच नीच का फर्क बहुत कम होता है। इसी वजह से ये समुदाय जाति वर्ण पर आधारित समुदाय या राजाओं के शासन में रहने वाले समुदायों से बिल्कुल अलग होते हैं। आदिवासियों के बहुत सारी जनजातीय मान्यताएं होती है। उनके धार्मिक विश्वास अन्य धर्मों से भिन्न हैं। वे अक्सर अपने पुरखों की गांव और प्रकृति की उपासना करते हैं। प्रकृति से जुड़ी आत्माओं में पर्वत, नदी, पशु आदि की आत्मा हैं। वे विभिन्न स्थानों से जुड़ी होती हैं और उनका वही निवास माना जाता है। ग्राम आत्माओं की अक्सर गांव की सीमा के भीतर निर्धारित पवित्र लता कुंजों में पूजा की जाती है, जबकि पुरखों की उपासना घर में ही की जाती है। आदिवासी अपने आसपास के बौद्ध, ईसाई आदि धर्मों का व शाक्त, वैष्णव, भक्ति आदि पंथों से भी प्रभावित होते रहे हैं। लेकिन ये भी सच है कि आदिवासियों के धर्मों का आसपास के साम्राज्यों में प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता रहा है। उड़ीसा का जगन्नाथ पंथ और बंगाल व असम की शक्तियाँ एवं तांत्रिक परंपरा इसी के उदाहरण हैं। 19वीं सदी में बहुत सारे आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपनाए, जो आधुनिक आदिवासी इतिहास में एक महत्वपूर्ण धर्म बन गया है। आदिवासियों की अपनी भाषा रही हैं। उनमें से ज़्यादातर संस्कृत से बिल्कुल अलग और संबंध उतनी ही पुरानी है। इन भाषाओं ने बांग्ला जैसी मुख्य धारा की भारतीय भाषाओं को गहरे तौर पर प्रभावित किया है। इनमें संथाली बोलने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। उनकी अपनी पत्र पत्रिका निकलती हैं। इंटरनेट पर भी उनकी पत्रिकाएं मौजूद हैं। आदिवासी और प्रचलित छवियाँ। हमारे देश में आदिवासियों को एक खास तरह से पेश किया जाता रहा है। स्कूलों के उत्सव, सरकारी कार्यक्रम, किताबों और फिल्मों में उन्हें सदा एक रूप में ही पेश किया जाता है। वे रंग बिरंगे कपड़े पहने, सिर पर मुकुट लगाए और हमेशा नाचते गाते दिखाई देते हैं। इसके अलावा हम उनकी ज़िंदगी की सच्चाई के बारे में बहुत कम जानते हैं। इसीलिए बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि उनका जीवन बहुत आकर्षक, पुराने किस्म का और पिछड़ा हुआ है। आदिवासियों पर यह आरोप भी लगाया
जाता है कि वे आगे नहीं बढ़ना चाहते। बहुत सारे लोग पहले ही मान लेते हैं कि वे बदलाव या नए विचार से दूर रहना चाहते हैं। कक्षा 6 की किताब में आपने पढ़ा था कि खास समुदायों को बनी बनाई छवियों में देखने चले जाने की वजह से इस तरह के समुदाय का साथ अक्सर कितना भेदभाव होने लगता है। आदिवासी और विकास, जैसा कि आपने इतिहास की अपनी पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है, भारत में तमाम साम्राज्यों और सभ्यताओं के विकास में जंगलों का बहुत गहरा महत्व रहा है। लोहे, तांबे, सोने, चांदी के अयस्क, कोयले और हीरे, इमारती लकड़ी, ज़्यादातर जड़ी बूटी और पशु उत्पाद, मोम, लाख, शहद और स्वयं जानवर, हाथी जो कि शाही सेनाओं का मुख्य आधार रहा है, ये सभी जंगलों से ही मिलते हैं। इसके अलावा जीवन के आगे बढ़ते रहने में जंगल का बड़ा योगदान रहा है। उन्हीं जंगलों से बहुत सारी नदियों को लगातार पानी मिलता रहा है। अब समझ में आ रहा है कि ये जंगल हमारी हवा और पानी की उपलब्धता और गुणवत्ता को भी गहरे तौर पर प्रभावित करते हैं। 19वीं सदी के आखिर तक हमारे देश का बड़ा हिस्सा जंगलों से ढका हुआ था और कम से कम 19वीं सदी के मध्य तक तो इन विशाल भूखंडों का आदिवासियों के पास जबरदस्त ज्ञान था। इन इलाकों में उनकी गहरी पेड़ थी, उनका जंगलों पर पूरा नियम भी था। इसलिए आदिवासी समुदाय बड़ी बड़ी रियासत और जरूरतों के अधीन नहीं रहे, बल्कि बहुत सारे राज्य वन संसाधनों के लिए आदिवासी पर निर्भर रहते थे। ये तस्वीर आदिवासियों की पिछली छवि से बिल्कुल अलग है। आज उन्हें हाशियाई और शक्तिहीन समुदाय के रूप में देखा जाता है। औपनिवेशिक शासन से पहले आदिवासी समुदाय शिकार और सीढ़ी बीनकर आजीविका चलाते थे। वे एक जगह ठहर कर कम रहते थे। वे स्थानांतरित खेती के साथ साथ लंबे समय तक एक स्थान पर भी खेती करते थे। हालांकि यह परंपरा अभी भी कायम है, लेकिन पिछले 200 सालों में आए आर्थिक बदलाव, वन नीतियों और राज्य व निजी उद्योगों के राजनीतिक दबाव की वजह से इन लोगों को बागानों, निर्माण स्थलों, उद्योगों और घरों में नौकरी करने के लिए ढकेला जा रहा है। इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि आज उनका वन क्षेत्रों पर कोई नियंत्रण नहीं है और न ही उन तक सीधी पहुँच है। देखिए, झारखंड और आसपास के इलाकों के आदिवासी 1830 के दशक से ही बहुत बड़ी संख्या में भारत और दुनिया के अन्य इलाकों, मॉरिशस, कैरिबियन और यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया में जाते रहे हैं। भारत का चाय उद्योग असम में उनके श्रम के बूते ही अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। आज अकेले असम में 70 लाख आदिवासी हैं। इस विस्थापन की कहानी भीषण कठिनाइयों, यातना, विरह और मौत की कहानी रही है। 19वीं सदी में ही इन पलायनों के कारण 5 लाख आदिवासी मौत के मुंह में जा चुके हैं। नीचे दिए गए गीत आदिवासी की आकांक्षा और असम में उनके वास्तविक हालत की बानगी पेश करता है। क्या कहता है? आओ मिनी असम चले, हमारे देश में तो बहुत कष्ट है। असम की धरती पर मिनी हरियाली से भरे साए के बागान हैं। सरदार कहता है काम काम, बाबू कहता है उन्हें पकड़ो और इधर लाओ, साहब कहता है मैं तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। हे जादूराम, तुमने हमें असम भेजकर बड़ा सल्लत किया है। ये कहाँ से लिए गए हैं? बसु एवं झारखंड मूवमेंट एथनिसिटी, कल्चर एंड लाइसेंस, वहाँ से ये कहानी। इमारती लकड़ी और खेती उद्योगों के लिए विशाल वन भूमियों को साफ किया जा चुका है। आदिवासियों के इलाकों में खनिज पदार्थों और अन्य प्राकृतिक संसाधन की भी भरमार रही है। इसलिए इन जमीनों को खनन और अन्य विशाल औद्योगिक परियोजनाओं के लिए बार बार छीना गया है। जनजाति भूमि पर कब्जा करने के लिए ताकतवर गुटों ने हमेशा मिलकर काम किया है। काफ़ी बार उनकी ज़मीन जबरन छीनी गई और निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन बहुत कम किया गया है। सरकारी आंकड़ों से पता चलता है कि खनन परियोजनाओं के कारण विस्थापित होने वालों में 50% से ज़्यादा केवल आदिवासी रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम करने वाले संगठनों की एक ताज़ा सर्वेक्षण रिपोर्ट से पता चलता है कि आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और झारखंड में जो लोग विस्थापित हुए हैं उनमें से 79% आदिवासी थे। उनकी बहुत सारी जमीन देश भर में बनाए गए सैकड़ों बांधों के जलाशयों में डूब चुकी है। पूर्वी उत्तर भारत में उनकी जमीन लंबे समय से सशस्त्र बलों और उनके जीवन बीच चलने वाले टकराव से बिंदी है। इसके अलावा भारतीय वन्य जीव संस्थान नवंबर 2023 के आंकड़ों के अनुसार भारत में 170 राष्ट्रीय पार्क, 44,402.9 वर्ग किलोमीटर और 573 वन्य जीव अभ्यारण्य, 1,23,762.56 वर्ग किलोमीटर हैं। ये ऐसे इलाके हैं जहाँ मूल रूप से आदिवासी रहा करते थे। अब उन्हें वहाँ से उजाड़ दिया गया है। अगर वे इन जंगलों में रहने की कोशिश करते तो उन्हें घुसपैठिया कहा जाता है। अपनी ज़मीन और जंगलों से बिछड़ने पर आदिवासी समुदाय आजीविका और भोजन के अपने मुख्य स्रोतों से वंचित हो जाते हैं। अपने परंपरागत निवास स्थानों से छिनते जाने की वजह से बहुत सारे आदिवासी काम की तलाश में शहरों का रुख कर रहे हैं। वहाँ उन्हें छोटे मोटे उद्योगों, इमारतों या निर्माण स्थल पर बहुत मामूली वेतन वाली नौकरी करनी पड़ती है। इस तरह वे गरीबी और लाचारी के जाल में फंसते चले जाते हैं। ग्रामीण इलाकों में 45% और शहरी इलाकों में 35% आदिवासी समूह गरीबी की रेखा से नीचे गुजर बसर करते हैं। इसकी वजह से वे कई तरह के अभावों का शिकार हो जाते हैं। उनके बहुत सारे बच्चे कुपोषण के शिकार रहते हैं। आदिवासियों के बीच साक्षरता भी बहुत कम है।
जब आदिवासियों को उनकी ज़मीन से हटाया जाता है तो उनकी आमदनी के स्रोत के अलावा और भी बहुत कुछ हैं जो हमेशा के लिए नष्ट हो जाता है। वे अपनी परंपराएं और रीति रिवाज गंवा देते हैं जो कि उनके जीने और अस्तित्व का स्रोत है। उड़ीसा में एक रिफाइनरी परियोजना के कारण विस्थापित हुए गोविंद मारन कहते हैं, उन्होंने हमारी खेती की ज़मीन छीन ली, बस थोड़े से मकान छोड़ दिए हैं। उन्होंने शमशान भूमि, मंदिर, कुएं, तालाब सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है। अब हम कैसे जिएंगे? जैसा कि आप पढ़ चुके हैं, आदिवासी जीवन के आर्थिक और सामाजिक आयाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक दायरे में होने वाला विनाश दूसरे दायरे को भी प्रभावित करता है। उनके संसाधनों के लिए होने वाली सीना झपटी और विस्थापन की ये प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक और हिंसक होती हैं। अब है अल्पसंख्यक और हाशियाकरण। इकाई 1 में आपने पढ़ा था कि मौलिक अधिकारों के जरिए हमारा संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को सुरक्षा प्रदान करता है। आपकी राय में इन अल्पसंख्यकों समुदायों को ये सुरक्षा क्यों मुहैया कराई जा रही है? अल्पसंख्यक शब्द आमतौर पर ऐसे समुदायों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो संख्या की दृष्टि से बाकी आबादी के मुकाबले बहुत कम है, लेकिन यह अवधारणा केवल संख्या के सवाल तक ही सीमित नहीं है। इसमें न केवल सत्ता और संसाधनों तक पहुंच जैसे मुद्दे जुड़े हुए हैं, बल्कि इसके सामाजिक व सांस्कृतिक आयाम भी होते हैं। जैसा कि आपने इकाई 1 में पढ़ा था, भारतीय संविधान इस बात को मानता है कि बहुसंख्यक समुदाय की संस्कृति, समाज और सरकार की अभिव्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। ऐसी सूरत में छोटा आकार घाटे की बात साबित हो सकती है और संभव है कि छोटे समुदाय हाशिए पर खिसकते चले जाएं। ऐसे में अल्पसंख्यक समुदायों को बहुसंख्यक समुदाय के सांस्कृतिक वर्चस्व की आशंका से बचाने के लिए सुरक्षात्मक प्रावधानों की जरूरत पड़ती है। ये प्रावधान उन्हें भेदभाव और नुकसान की आशंका से भी बचाते हैं। कुछ खास परिस्थितियों में छोटे समुदाय अपने जीवन, संपत्ति और कुशल श्रम के बारे में असुरक्षित भी महसूस कर सकते हैं। असुरक्षा की यह भावना तब और बढ़ जाती है जब अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक समुदायों के संबंध तनावपूर्ण होते हैं। संविधान में इन सुरक्षाओं की व्यवस्था इसलिए की गई है कि हमारा संविधान भारत की सांस्कृतिक विविधता की सुरक्षा तथा समानता व न्याय की स्थापना के प्रति संकल्पबद्ध है। जैसा कि आप अध्याय 5 में पढ़ चुके हैं, कानून को कायम रखने और मौलिक अधिकारों को साकार करने में न्यायपालिका एक अहम भूमिका निभाती है। अगर किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो वह अदालत में जा सकता है। आइए अब इन प्रावधानों की रोशनी में मुसलमानों के संदर्भ में हाशियाकरण को समझें। मुसलमान और हाशियाकरण। 2011 की जनगणना के अनुसार मुस्लिम आबादी भारत की जनसंख्या का 17.2% है और उन्हें तुलनात्मक रूप से सामाजिक आर्थिक विकास के निम्न स्तर के कारण किनारों पर रहने वाला समुदाय माना जाता है। विभिन्न स्रोतों से ली गई निम्नलिखित तीनों सारणियों से पता चलता है कि मूलभूत सुविधाओं, साक्षरता और सरकारी नौकरियों के हिसाब से मुस्लिम समुदाय की स्थिति कैसी है। नीचे दी गई तीनों सारणियों को पढ़कर बताइए कि वे मुस्लिम समुदाय की सामाजिक आर्थिक स्थिति के बारे में क्या बताती है। तो देखिए, जो मुस्लिम है उसके पक्का घर है 63.8%, बिजली 66.5%, नल का पानी 35.8%। इसका मतलब कि जो दूसरे धर्म दिखाई दे रहे हैं उसे कम ही, जैसे इधर देखो, हिंदुओं के अंदर 65.4% उनका पक्का घर है, ईसाइयों के अंदर 69.3% पक्का घर है और सिखों के तो सबसे कम किसके हो गए, मुस्लिमों के पक्के घर बहुत कम है। बिजली है तो इनके 75 है, इनके 86, लेकिन इनके बिल्कुल कम है। इसी प्रकार नल का पानी है तो इनका 43 है, इनका 48 है, इनका, लेकिन मुस्लिम के कम है। तो जो दूसरे धर्म की तुलना से बात की जाए तो मुस्लिम समुदायों के पक्के घर, बिजली और नल के पानी बहुत कम है। इनमें से कौन कौन से समुदाय को मूलभूत सुविधा सबसे ज़्यादा और सबसे कम उपलब्ध है? अब विभिन्न धर्मों की साक्षरता दर 2011 के अनुसार तो कुल तो है 77%, हिंदू 63% है, मुस्लिम 57% है, ईसाई 74% है, सिख 66%, बौद्ध 71 है, जैन 86। तो सबसे कम किस में है, मुस्लिम समुदाय के, और सबसे ज़्यादा किसके हैं, जैन धर्म में साक्षरता दर सर्वाधिक है। ये मैक्सिमम है और यह मिनिमम है। इसी प्रकार से सरकारी नौकरी में मुसलमानों का प्रतिशत, भारतीय प्रशासन IAS में तीन है, ओनली 3%,
पुलिस सेवा में 4, विदेश सेवा में 1.8, क्षेत्रीय इकाइयों में 3.3, राज्य स्तरीय 10.8, बैंक एवं रिजर्व बैंक 2.2। ये आंकड़े क्या बताते हैं? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मुसलमान विकास के विभिन्न संकेतकों पर पिछड़े हुए हैं, सरकार ने 2005 में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। न्यायमूर्ति राजेंद्र ससर की अध्यक्षता में बनाई गई इस समिति ने भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लिया। रिपोर्ट में इस समुदाय के आशयकरण का विस्तार से अध्ययन किया गया है। समिति की रिपोर्ट से पता चलता है कि विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक संकेतकों के हिसाब से मुसलमानों की स्थिति अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति जैसे अन्य आशियाई समुदायों से मिलती जुलती है। उदाहरण के लिए रिपोर्ट के पृष्ठ संख्या 56 के अनुसार 7 से 16 साल की उम्र के मुस्लिम बच्चों अन्य सामाजिक धार्मिक समुदाय के बच्चों के मुकाबले औसतन काफ़ी कम साल तक ही स्कूली शिक्षा ले पाते हैं। मुसलमानों के आर्थिक व सामाजिक आशीकरण के कई पहलू हैं। दूसरे अल्पसंख्यकों की तरह मुसलमानों के भी कई रीति रिवाज और व्यवहार मुख्य धारा के मुकाबले काफ़ी अलग हैं। सब नहीं, लेकिन कुछ मुसलमानों में बुर्का, लंबी दाढ़ी और फैज टोपी का चलन दिखाई देता है। बहुत सारे लोग सभी मुसलमानों को इन्हीं निशानियों से पहचानने की कोशिश करते हैं। इसी कारण अक्सर उन्हें अलग नज़र से देखा जाता है। कुछ लोग मानते हैं कि वे हम बाकी लोगों जैसे नहीं हैं। अक्सर यही सोच उनके साथ भिन्न व्यवहार करने और भेदभाव का बहाना बन जाती है। मुसलमानों के इसी सामाजिक आशीकरण के कारण कुछ स्थितियों में वे जिन इलाकों में पहले से ही रहते आए हैं वहाँ से निकलने लगे हैं, जिससे अक्सर उनका घटोवाइजेशन होने लगता है। कभी कभी ये पूर्वाग्रह, घृणा और हिंसा को जन्म देता है। इस अध्याय के उपरोक्त भाग में हमने देखा कि मुसलमानों के आर्थिक और सामाजिक आशीकरण के बीच गहरा संबंध है। इसी अध्याय में पीछे अपने आदिवासियों की स्थिति के बारे में भी पढ़ा। साथ ही कक्षा में आप भारत में औरतों की असमान स्थिति के बारे में पढ़ चुके हैं। इन सारे समूहों के अनुभवों से पता चलता है कि आशयकरण की एक जटिल परिघटना है, जिससे निपटने के लिए कई तरह का रणनीतियाँ, साधनों और सुरक्षाओं की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि संविधान द्वारा परिभाषित अधिकारों और इन अधिकारों को साकार करने वाले कानूनों व नीतियों की रक्षा में हम सभी के बराबरी जिम्मेदारी बनती है। इनके बिना ना तो हम उस विविधता की रक्षा कर पाएंगे जो हमारे देश को एक अनूठी सटा देती हैं, और न ही समानता के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को साकार कर पाएंगे। निष्कर्ष, इस अध्याय में हमने ये समझने का प्रयास किया कि आशियाई समुदाय होने का क्या मतलब होता है। हमने विभिन्न आशियाई समुदायों के अनुभवों के जरिए इस बात को समझने का प्रयास किया है कि इन समुदायों के आशय पर रह जाने के अलग अलग कारण हैं। प्रत्येक समुदाय इसको अलग अलग तरह से महसूस भी करता है। हमने ये भी देखा कि आशयकरण का संबंध अभाव, पूर्वाग्रह और शक्तिहीनता के एहसास से जुड़ा हुआ है। हमारे देश में कई और भी आशियाई समुदाय हैं। दलित भी इसी तरह का एक समुदाय है। इस समुदाय के बारे में हम अगले अध्याय में विस्तार से पढ़ेंगे। आशयकरण से कमज़ोर सामाजिक हैसियत की ही नहीं पैदा होती, बल्कि शिक्षा व अन्य संसाधनों तक पहुँच भी बराबर नहीं मिल पाती है। इसके बावजूद आशियाई समुदाय का जीवन भी बदला जा सकता है और बदलता है। कोई भी हमेशा एक ही तरह से आशियाई पर नहीं रहता। अगर हम आशयकरण के इन उदाहरणों पर ध्यान दें तो पाएंगे कि इन दोनों समुदायों के पास भी संघर्ष और प्रतिरोध का एक लंबा इतिहास रचा है। आशियाई समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता बनाए रखना चाहते हैं और साथ ही अधिकारों, विकास और अन्य अवसरों पर बराबर का हिस्सा चाहते हैं। अगले अध्याय में आप जानेंगे कि विभिन्न समूहों ने इस आशयकरण का सामना किस तरह किया है। तो देखिए, इस प्रकार से हमारा यह पार्ट कंप्लीट हुआ। हम फिर किसी वीडियो में मिलेंगे, नेक्स्ट अध्याय में मिलेंगे। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और कमेंट उस विषय से संबंधित कीजिए जो आपको चीज़ें समझ में नहीं आई है, या मैं इस वीडियो में क्या सुधार करूं। इस तरह के वीडियो में आप कमेंट कर सकते हो। तो हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।